हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमारे नए टॉपिक का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। ज्योग्राफी। इनिशियली हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। देखिए, ज्योग्राफी का सिलेबस हमारा किस वे में चलेगा, इसको पूरे डिटेल में यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, डिफेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से डिटेल में करवाया जाएगा। तो पहले मैं आपको एक ओवरलुक देता हूँ कि किस वे में पूरा आपका सिलेबस चलेगा। ठीक है। तो जनरली देखिए, ज्योग्राफी के हम दो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे हम ज्योग्राफी को। सबसे पहला हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहला हो जाएगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। ठीक है। फिर अपना है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हम डिटेल में बातें करेंगे जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, माइंस, मिनरल्स, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया की पॉपुलेशन कंपोजिशन, सारी चीज़ें हम इंडिया के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो पार्ट है हमारा, वर्ल्ड मैपिंग। इसमें हम पूरे कॉन्टिनेंट्स की डिटेल्स देखेंगे। कॉन्टिनेंट्स की पूरी डिटेलिंग करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक आएगा, अर्थ एंड इट्स ओरिजिन। एक्चुअली ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, पर लास्ट हमने देखे कि 15-20 ईयर्स में ये इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जनरली कभी नहीं पूछता यूपीएससी एंड अदर सी स्टेट पीसीएस वगैरह। तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। ठीक है, इधर से भी क्वेश्चन आते हैं, इधर से भी। तो हम इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के बेसिस पे हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आगे की बात शुरू करते हैं हम लोग। बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, आराम से डिटेल में पढ़ेंगे हम स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से। अच्छा, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्या क्या फिनोमिना हुआ, कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने, वॉल्केनोज कैसे बने, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट एंड अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड, उसके कॉन्फ़िगरेशन, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इसको हम किस में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के पहले, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थ के इंटीरियर में, तो अर्थ के इंटीरियर में बेसिक जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ अर्थ के अंदर क्या क्या फोर्सेस होती है वो समझना है हमें, है ना। अर्थ के अंदर की बेसिक फोर्सेस वगैरह हमें डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करना है। अब देखिए, अर्थ के अंदर बेसिक फोर्सेस जनरली कौन कौन सी, जनरली कौन, अर्थ के ऊपर बाहर दो टाइप की फोर्सेस होती है। एक एंडोजेनिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। Endogenic forces which comes from the interior of earth। इंटीरियर ऑफ अर्थ से जो फोर्सेस वगैरह आते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर से, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मैग्मा, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, टाइडल फोर्स, ये सारी फोर्सेस इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं। अब देखिए, फ्लोटिंग मैग्मा है, अर्थ के अंदर आपको पता है लावा होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बड़े बड़े रॉक के स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये रॉक के स्ट्रक्चर्स अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो मैग्मा है येलो कलर का, ये जो मैग्मा है ये कंप्रेस होगा, तो एक पार्ट नीचे जाएगा, एक पार्ट ऊपर जाएगा। तो ये जो पार्ट ऊपर आ रहा है दोनों रिजिड बॉडी के कंप्रेशन की वजह से, तो ये पार्ट जो ऊपर आ रहा है वो तेजी से आके अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, और जो फोर्स जनरेट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस। और देखिए, अर्थ के अंदर क्या बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे रेडियम। तो ये क्या करेंगे, जैसे इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे करंट्स
ये जो करंट्स है मैग्मा के, द फोर्स के कंप्रेशन फोर्स की वजह से जो जनरेट हुआ, तो ये रेडियो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो रेडियो एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी तो ये ऊपर क्या करेगी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स एमिट करेगी रेडियो एक्टिविटी। तो ये जो येलो कलर के जो कन्वेक्शन करंट्स बनाया मैंने, ये जो एक्चुअली ये करंट्स क्या है, येलो वाले जो मैंने बनाए हैं ऊपर जो जा रहे हैं, ये एक्चुअली में कन्वेक्शन करंट्स है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मैग्मा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो इसको इंटेंसिफाई करके अर्थ को तोड़ के मैग्मा या फिर लावा वगैरह बाहर आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। बात समझ में आई? तो इसके वजह से देखो, अब मैंने ये इधर क्या बोला था कि मैग्मा का कंप्रेशनल फोर्स हो गया, दो रॉक्स के बीच में रेडियो एक्टिविटी होगी, रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो टाइडल फोर्स की वजह से क्या होता है, इसके डायरेक्शन बेंड हो जाता है, अर्थ रोटेट होता रहता है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये इसके भी डायरेक्शंस राइट लेफ्ट होते रहते हैं। तो इसके वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, अर्थ के रोटेशन, हमने पूरे रीजन्स वगैरह देखे। ठीक है, होपफुली आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से दो रिलीफ ऑर्डर्स बनते हैं, दो रिलीफ फीचर्स वगैरह बनते हैं। कौन कौन से रिलीफ फीचर्स वगैरह बनते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स क्या रहते हैं, ये आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ओशनिक प्लेट्स, ये सारी चीजें हो जाती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जैसे कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही जो कन्वेक्शन करंट, जो मैग्मा दो रॉक से कंप्रेशन की वजह से ऊपर आ रहे थे, रॉक्स के कंप्रेशन की वजह से ऊपर आ रहे थे, तो फाइनली क्या हुआ, ये ऊपर आके स्ट्राइक किए, फिर कॉन्टिनेंट्स का जो क्रस्ट है उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, तो कॉन्टिनेंट और ओशनिक पूरा प्लेट्स वगैरह क्रस्ट वगैरह बनने लगे। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर से क्या बनते हैं, इसी के एक्शन से, कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट, इन सब की वजह से माउंटेन, प्लेटूज, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, ये सारी चीजें बनने लगती हैं। ठीक है, अब पूरा ये डिटेल में ये देखिए, जस्ट मैं जियोमोर्फोलॉजी का ट्रेलर बता रहा हूँ, अंदर हमें डिटेल में ये सारी चीजें पढ़नी है, बहुत ही डिटेल में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, माउंटेन्स, प्लेटू, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर बन के, पूरा डिटेल में आप परेशान मत होगी, आपको सारी चीजें बताई जाएगी, क्यों बनता है, कैसे बनता है, किस लिए बनता है। और फिर क्या होता है, इस पे ये हमने एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से देख लिया, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर वगैरह बन रहा है। अब क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड चीज, सेकंड फोर्स जो हम पढ़ेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस वगैरह पढ़ेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस का अगर हम केस स्टडी वगैरह देखेंगे तो ये एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ से आता है, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ से ये फोर्स वगैरह आता है, और इसका ओनली सोर्स कहता है, कौन सा क्या रहता है, जिसको हम सनलाइट बोलते हैं। अब सन की वजह से, जैसे कि आप सबको पता है, विंड, रेनफॉल, स्नोफॉल, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर से इरोजन होता है, इरोजन, विंड इरोजन, ये सब होता है, तो इसके वजह से क्या बनता है आपका, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर। थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर में क्या होता है, इरोजन एंड वेदरिंग का प्रोसेस, जैसे कि प्लेन्स, प्लेटूज एंड अदर डिपोजिशन स्ट्रक्चर। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर अर्थ के इंटीरियर से बना, और आपका क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर एक्सोजेनिक फोर्सेस, सन की वजह से, विंड वगैरह इन सबके चलने से, इरोजन, वेदरिंग वगैरह जो सारी चीजें, उससे थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर बना, और ये एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से बना। तो तीन ऑर्डर रिलीफ फीचर्स वगैरह जनरली होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जनरली इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कौन कौन सी चीजें वगैरह प्रोमिनेंट रहती है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सबसे आप सभी को पता है क्या रहता है, मैग्मा रहता है। बेसिक क्लास 6 7 वगैरह में सभी ने पढ़ा है, मैग्मा रहता है। अगर मैग्मा फट के ज्वालामुखी के थ्रू बाहर आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लावा या फिर वॉल्केनिक इरप्शन। तो हम आगे की बात करते हैं। ये बहुत ईजी है, ये होपफुली आप सभी को क्लियर है। ये अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर क्या है, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है। ठीक है, तो अभी हम बात शुरू करते हैं कि अंदर अर्थ के इंटीरियर में कौन से टाइप के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, देखिए, इसको समझने के पहले हमें एक बेसिक सी चीजें समझनी पड़ेगी कि तीन टाइप के रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल बचपन में आपने पढ़ा होगा, पर आपको पता होना चाहिए। पहला क्या हो गया आपका, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब इग्नियस रॉक्स क्या रहते हैं, ये आपके दो टाइप के होते हैं,
इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं? इनको हम प्लूटोनिक भी बोलते हैं, ये प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बनता है हमेशा। हमेशा ये आपका क्या बनता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, अर्थ के अंदर वाली स्पेस में बनता है ना। जैसे कि अर्थ का देखिए, ये आपका अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये आपका अर्थ है, इसके अंदर जो मैग्मा है, येलो कलर से मैग्मा बनाते हैं हम। अगर मैग्मा सॉलिडिफाई होके एक बड़ा सा रॉक बन गया, ये जो ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूँ ये रॉक बन गया, तो अर्थ के अंदर ही जो रॉक बन रहा है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव इग्नियस रॉक। ऑन द सिमिलर मैनर अगर मैग्मा बाहर आ जाता है, ठीक है, ये मैग्मा बाहर मैग्मा आ जाता है तो हम लावा बोलते हैं। लावा सॉलिडिफाई होके जो रॉक स्ट्रक्चर बनते हैं, लावा सॉलिडिफाई होके जो रॉक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में ये डिफरेंस रहता है। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना। तो जनरली क्या बनती है? मैग्मा के सॉलिडिफाई होने से बनता है ना। बाकी क्या रहता है? अगर इग्नियस रॉक्स का इरोजन वगैरह होता है, इरोज होके छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स में कहीं पे भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ये एक्यूमुलेट होके सॉलिडिफाई होके अलग टाइप के रॉक्स बनते हैं, इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और इन सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, प्रेशर और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस होते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चरल केमिकल चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये तीनों रॉक्स मतलब एक सब में एक दूसरे में इंटरचेंजेबल रहता है। हाँ, ये जनरली बताया, पर ये जनरली आपसे यूपीएससी में नहीं पूछेगा। अब मैं जो चीजें बताऊंगा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिए इग्नियस रॉक्स के कंपोजिशन को देखते हैं, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में क्या है? मैग्मा ही है, मैग्मा तो इग्नियस रॉक्स ही देखना हमें। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स के हमको कंपोजिशन में देखना है। ठीक है, दो टाइप का कंपोजिशन होता है इग्नियस रॉक्स के अंदर। एक टाइप के इग्नियस रॉक्स रहते हैं जिसके अंदर आयरन प्लस सिलिकॉन का कंटेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, इनको हम फेल्सी रॉक्स भी बोलते हैं। आयरन और सिलिकॉन का कंटेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसके वजह से कौन कौन से रॉक्स वगैरह बनते हैं आपके? जनरली आपके कौन कौन से रॉक्स वगैरह बनते हैं? जैसे कि ग्रेनाइट, ये जिसमें सिलिकॉन का कंटेंट ज्यादा रहता है। इसके एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, ग्रेनाइट, ठीक है, फेट्स पर, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स तो इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म हो गया, सॉरी, फेट्स पर। ठीक है, तो इस तरीके के रॉक्स वगैरह जनरली रहते हैं, है ना। एक और आ जाएगा इसमें एंडेसाइट, जिससे कॉन्टिनेंट्स बनता है, जिसमें सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा। अब देखिए इसकी खास बात क्या रहती है? जिन मैग्मा में सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा रहते हैं दे आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर ज्यादा होता है तो इसमें क्या रहता है? विस्कोसिटी ज्यादा होती है, विस्कोसिटी इज वेरी वेरी हाई। अब विस्कोसिटी हाई होती है तो क्या रहता है कि जैसे आप देखोगे कभी भी कभी वॉल्केनिक इरप्शन रहता है, तो जो लावा रहता है वो दूर तक फ्लो नहीं हो पाता, चिपचिपापन ज्यादा रहता है। शहद जैसा आपका हनी रहता है, चिपचिपापन ज्यादा रहता है तो ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ आपका क्या हो गया? सिलिकॉन बेस्ड इग्नियस रॉक, जिसमें सिलिकॉन का कंटेंट ज्यादा रहता है, देयर एसिडिक एंड विस्कोसिटी ज्यादा रहती है। ऑन द अदर हैंड दूसरा जो टाइप का रॉक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैफिक। ठीक है, इसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है, हल्का सा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, अब हम मैफिक की बात करेंगे। मैफिक में ज्यादातर क्या रहता है? आयरन, ये भी एक्चुअली में मैग्मा ही है, मैग्मा ही है, मैग्मा से ही आपका इग्नियस रॉक्स बन रहा है। इसमें ज्यादा कंटेंट किसका रहता है? आयरन प्लस मैग्नीशियम का, आयरन प्लस मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या रहता है? इसको हम बेसिक नेचर के रहता है, एसिड बेस। इसमें विस्कोसिटी कम रहती है, विस्कोसिटी कम रहती है बहुत, बात समझ पा रहे हो? विस्कोसिटी कम रहती है तो इसकी वजह से इसका स्प्रेड काफी रहता है। ठीक है, इसका स्प्रेड वगैरह काफी रहता है ना। अब क्या रहता है इसमें? जो रॉक स्ट्रक्चर बनती है हार्ड रहते हैं, बहुत हार्ड रॉक स्ट्रक्चर वगैरह रहते हैं। इसके मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूं तो इसके एग्जांपल्स है आपके गैब्रो, बसाल्ट, इससे ओशनिक प्लेट बनते हैं। ठीक है, एंडेसाइट से ऐसे कॉन्टिनेंटल प्लेट, माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, इससे ओशनिक प्लेट वगैरह बनता है।
ठीक है, और विस्कोसिटी कम है तो ये दूर तक स्प्रेड होता है, दूर दूर तक इसका रीच वगैरह किलोमीटर पर किलोमीटर एरिया वगैरह बहुत ज्यादा रहता है। तो इग्नियस रॉक्स में हमने देखा ये किससे बनता है, मैग्मा से बनता है। मैग्मा के दो टाइप के कंटेंट होते हैं, एक सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा रहता है, उसके एग्जांपल्स देते हैं, वो एसिडिक होता है, और दूसरे में बेसिक कंटेंट ज्यादा रहता है। उसमें बेसिक कंटेंट क्यों ज्यादा रहता है, वो आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम रहेगा, आयरन रहेगा, ये आपके ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, हार्ड रहते, डेंसिटी ज्यादा रहती है, ठीक है, ये वाली चीजें हमने देखी, है ना। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, इसके एप्लीकेशन से हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टडी करेंगे। होपफुली यहां तक सारी चीजें क्लियर थी सभी को। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी, होपफुली यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब भाई अर्थ के अंदर अंदर क्या है वो हम कैसे जान सकते हैं, अर्थ के अंदर की चीजें हम कैसे करके जान सकते हैं, ठीक है। दो टाइप की स्टडी होती है अर्थ के इंटीरियर को जानने का, एक आपका क्या हो गया डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स, और एक क्या हो गया इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्स में क्या आ जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं तो डिगिंग माइनिंग आ जाएगा। पर सवाल है आप अर्थ 6,500 किलोमीटर के रेडियस रहता है अप्रोक्स, आप कितने किलोमीटर से डिगिंग कर सकते हो, 100 150, उसके अंदर का कौन जाएगा। फिर वॉल्केनिक इरप्शन, जो मटेरियल्स वगैरह आते हैं वॉल्केनिक इरप्शन लावा वगैरह उसको स्टडी करते हैं, पर हमेशा हर जगह तो होता नहीं है, तो यूनिफॉर्म स्टडी हम कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सोर्सेज लिमिटेड, इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं करते। मेन चीज आती है इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है। अब इनडायरेक्ट सोर्स में स्टडी करने के लिए हम वेव्स होते हैं, दो टाइप के वेव्स, मतलब वेव्स होते हैं, एक सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वगैरह जब भी आते हैं तब दो टाइप के वेव्स निकलते हैं सिस्मिक वेव्स, इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, इसमें आप देखिए कैसे करते हैं, अर्थ की स्टडी कैसे करते हैं। हमने क्या लिया, पहले हमको हम क्या करते हैं, जो भी जो ज्योग्राफर्स वगैरह जो मतलब आपके मेट्रोलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं उनको प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की प्रॉपर्टी पता है। प्राइमरी वेव्स क्या रहता है कि ये तीनों मीडियम में चलता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और आपका जो सेकेंडरी वेव से सॉलिड और सेमी सॉलिड में ही चलता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी वेव्स रहती है ये फास्टेस्ट रहती है किसमें, सॉलिड सॉलिड मीडियम में, और गैस में स्लोएस्ट रहती है। ये सारे प्रॉपर्टी पता है, तो अब क्या करते हैं, देखो जनरली क्या करते हैं कि अर्थ है, यहां से दो वेव्स छोड़े जाते हैं, एस एंड पी वेव्स, फिर इसका जैसे मूवमेंट वगैरह होता रहता है, जैसे मान लो एस वेव गई सॉलिड मीडियम में तो टर्न हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे सॉलिड मीडियम में तो और टर्न हुई, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर कहीं लिक्विड मीडियम है तो ये बाहर हो गई एकदम से, पर पी वेव है सीधे सीधे जा रही है, लिक्विड मीडियम पे और टर्न हुई स्पीड स्लो हुई, गैस मीडियम पे और स्पीड स्लो हुई, ऐसे करके जाता रहता है। तो एक ग्राफ रहता है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, तो उसमें अगर कहीं पे हमने वेव्स एक कोने से छोड़ दिया दूसरे एंड पे हम रिसीव करते हैं। अब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे हमने प्राइमरी वेव्स छोड़ा, अर्थ के अंदर प्राइमरी वेव्स जा रही है, अगर स्पीड मैक्सिमम है तो हमें पता चल जाएगा भाई इतने किलोमीटर पे इतने एरिया में क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ पे आ जाएगा यहाँ पे सॉलिड है। फिर अगर लिक्विड है तो हम पता चल जाएगा भाई स्पीड कम होगी, फिर अगर गैस है तो और ज्यादा स्पीड कम होगी। अब सेकेंडरी वेव्स, सॉलिड है तो चल रही है, जहां लिक्विड आया या फिर गैस आया तो एस वेव्स वहां पे ट्रेवल ही नहीं कर रही। तो ये पूरा सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होके अर्थ का एक पूरा इंटीरियर बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है। बात समझ में आई? इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की स्टडी करते हैं। सिंपल था यहां तक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एक सोर्स से छोड़ते हैं, अर्थ के अलग अलग लेयर्स को मैप करता है, और उस पर हम उसकी जो प्रॉपर्टी, जो मैंने ये वाली प्रॉपर्टीज बताई उसकी बेसिस पे हम पूरा जजमेंट पास करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर कैसा होगा, क्योंकि अर्थ के अंदर तो कोई जा नहीं सकता, है ना। चलिए आगे क्या एक्चुअल इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। एक्चुअल इंटीरियर ऑफ द अर्थ की हम बात करते हैं अभी। देखिए बचपन में ये तो मैं मान के चल रहा हूँ सभी ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा होगा
कि 3 टाइप के लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट, मैंटल, कोर, 3 टाइप के लेयर्स होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इसके आगे की हम बात वगैरह करते हैं कि कैसे क्या और डिटेल में। ठीक है, क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ अर्थ हो गया, मेंटल बीच वाला, कोर एकदम सेंटर पार्ट ऑफ अर्थ। अब देखो जो एस एंड पी वेव्स की स्टडी जो हमने की थी, उसके बेसिस में क्या निकल के आया, इसकी स्टडी हमें करनी है, अर्थ का स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हॉरिजॉन्टल वे में दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में अर्थ के स्ट्रक्चर को। देखिए ये हो क्या हो गया, सरफेस, सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर यहाँ से लेके 35 किलोमीटर्स तक, 35 किलोमीटर्स तक क्या आ गया, ये 0 से लेके 35 किलोमीटर्स, ये क्या हो गया आपका क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब क्रस्ट किससे बना रहता है, ब्रिटल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मैं बताऊंगा भी किस टाइप का स्ट्रक्चर वगैरह रहता है। क्रस्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्टिंग्विशन वगैरह है। ये देखो जैसे मैंने ये लाइंस वगैरह जो रखी, ये ऊपर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, अपर क्रस्ट, नीचे वाला नाम क्या हो गया, लोअर क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन चीज क्या हो रही थी कि हमने क्या किया ना, देखो ये वेव्स को मैं ब्लू से बना रहा हूँ, एस एंड पी वेव्स को हमने छोड़ दिया, ये आपका एस वेव हो गया, ये आपका पी वेव हो गया, एक साइड से हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे 35 मतलब इसमें आया, तो जैसे क्या हो गया, फिर से देखो पहले ये सबसे ब्रिटल, डेंसिटी ज़्यादा थी, डेंसिटी ज़्यादा थी, सॉलिड मीडियम था तो स्पीड इसमें ज़्यादा थी। अब जैसे ही नीचे आया, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे ही हम सरफेस से सेंटर ऑफ द अर्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है, टेम्परेचर आपका बढ़ता ही बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो देखो कोई सी भी चीज़ गर्म करोगे तो सॉलिड से वो लिक्विड फेज में जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा 35 किलोमीटर के नीचे आएंगे, हल्का सा सेमी सॉलिड टाइप का फेज आने लगा। तो ये क्या हो गया, एस एंड पी वेव्स की डायरेक्शन थोड़ी सी रिवर्स हो गए। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, फिर हमने एक और लाइन खींची, ये हमारा हो गया 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पे आया तो इसको हम क्या बोल रहे हैं टोटली। ठीक है, इसको हमने क्या बनाया, चलो इसको थोड़े दूसरे कलर से लेता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ ग्रीन कलर से। 0 किलोमीटर से लेके जो 100 किलोमीटर, जिस लेयर को हम अर्थ सरफेस को बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये ब्रिटल रहता है और इसकी थिकनेस 0 से 100 किलोमीटर रहता है। ये किससे बना रहता है, सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो साथ ही साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, जिस बंदे ने देखा था कि इसको 35 किलोमीटर पे इसने ऑब्जर्व किया कि भाई क्या हो रहा है, ये एस एंड पी वेव्स के डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि मीडियम चेंज हो रहा है, सॉलिड से सेमी सॉलिड वगैरह ये सब आ रहा है। तो यहाँ पे जो एस एंड पी वेव्स के डायरेक्शन में जो डिसकंटिन्यूटी आई है, जिस जोग्राफर जिस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया तो उसका नाम था मोहू। तो इसी के नाम पे 35 किलोमीटर पे डिसकंटिन्यूटी रखी गई, इसका नाम है मोहू डिसकंटिन्यूटी। मोहू डिसकंटिन्यूटी, बात समझ में आई? ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की बात में ये है, देखो फिर इसके बाद मैं एक और लेयर बना रहा हूँ 350 किलोमीटर्स। 350 किलोमीटर्स, इस लेयर को क्या बोलते हैं, ये लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं, लो वेलोसिटी। ठीक है, लो वेलोसिटी। अब क्योंकि नीचे हम आए तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा, तो ये सेमी मोल्टन स्टेट है, सेमी मोल्टन स्टेट है। अब सेमी मोल्टन स्टेट इसको हम क्या बोलते हैं, 100 से जो 350 किलोमीटर्स तक की जो लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, बात समझ में आ रही, सॉफ्ट लेयर है। अब एस्टेनोस्फेयर में आए हो तो वापस से क्या हो जाएगा, इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और ज्यादा डेविएट हो जाएंगे, एस एंड पी वेव्स और ज्यादा डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, एस एंड पी वेव्स और ज्यादा डेविएट हो जाएंगे। अब देखिए 100 किलोमीटर्स पे जो इसका डेविएशन हुआ, इसको इसका डिसकंटिन्यूटी जोग्राफर के नाम पे रखा गया, इसका नाम है, येलो से लिखता हूँ, सैन ग्यूटीन डिसकंटिन्यूटी, सैन ग्यूटीन, सैन ग्यूटीन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सैंग्यूटिन डिस्कंटिन्यूटी, और यहाँ पे क्या हो गया आपका
स्पीड कम होने लगी। फिर आपके एक और लेयर मैंने बनाई, सॉरी ब्लैक से बनाना, एक और लेयर मैंने बनाई 700 किलोमीटर्स पे, 700 किलोमीटर्स पे एक और लेयर बनाई। ये अब देखना, ध्यान से देखना, 35 से लेके 700 तक ये जो लेयर है इसका नाम हम क्या देते हैं, अपर मैंटल। अपर मैंटल, और ये किससे बना रहता है, सीमा। सीमा मीन सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। ऊपर क्या था आपका प्लस Cr, नीचे क्या आ गया आपका सीमा। बात समझ में आ गई, सिंपल। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक और लेयर बनाया 2900 किलोमीटर्स पर, 2900 किलोमीटर्स पर। अब देखो ये जो लेयर है इसको मैं क्या बोलूंगा, लोअर मैंटल। लोअर मैंटल, और ये पूरी तरीके, देखो ये क्या था आपका, सेमी लिक्विड था, सेमी लिक्विड था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला लेयर लोअर मेंटल इज टोटली लिक्विड। क्यों, रीजन मैंने क्या बताया था कि भाई टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे कि सॉलिड स्टेट में अब ये सरवाइव कर ही नहीं सकता। बात समझ में आई। तो इस वजह से क्या हो गया, लिक्विड। अब मैं यहाँ पे एस एन पी वेव्स चला रहा हूँ, ठीक है, एस एन पी वेव्स चला रहा हूँ। तो देखना, ठीक है, जैसे ही मैं अभी यहाँ पे आया, ये भी पी वेव्स भी आई, एस वेव्स आई, पी वेव्स आई, ये एस है, ये पी है। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। ये लिक्विड था, लिक्विड टाइप का लेयर था, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर होने लगी। और इसके नीचे और ज्यादा लिक्विड हो, तो ये लिक्विड, ये अभी थोड़ा सा सेमी लिक्विड टाइप का था, हल्का सा सॉलिड था, इसलिए इसमें रोते 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 आ गई। वो जैसे इसके नीचे वाला लेयर जो कि पूरे तरीके से लिक्विड है, लिक्विड है, तो उसमें हमें क्या पता है, एस वेव्स नहीं जाएगी, तो एस वेव्स यहाँ से डेविएट हो गई। अब जैसे ही एस वेव्स डेविएट होगी, सिस्मोग्राफ में हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे अर्थ में 2900 किलोमीटर के नीचे कहीं पे लिक्विड है, इसलिए एस वेव्स नहीं जा रही। तो इस वजह से हम पूरा वो कर रहे हैं, बात समझ पा रहे हो। और देखो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे जो 700 किलोमीटर पे ये जो डिसकंटिन्यूटी, इसको किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसका नाम था रैपिटी। येलो से लिखना है, RAPE, रैपे, RAPE, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। रैपिडी डिसकंटिन्यूटी हुई लोअर मैंटल और सॉरी अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में। फिर जो ये वाली जो डिसकंटिन्यूटी जहाँ से एसवीएस पूरी भाग जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसके आगे देखो जो लिक्विड लेयर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी वेव ही आएगी। बात समझ पा रहे हो। इसके आगे मैंने एक और लेयर बनाया, इस लेयर को मैंने नाम दिया 51500 किलोमीटर। इसको मैंने क्या बोल दिया, आउटर कोर। आउटर कोर बनाया। अब देखो आउटर कोर टोटली लिक्विड है, तो एसवीएस नहीं आ पाई, तो मेरे को पता चल गया भाई आउटर कोर इज टोटली 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 लिक्विड इन नेचर, टेम्परेचर मैक्सिमम है। इसके आगे जो मैं लेयर बनाऊंगा, टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसका नाम क्या होगा आपका, टिल द सेंटर आप मान लो 6310 किलोमीटर। ये क्या हो गया आपका इनर कोर। अब देखो यहाँ पे पी वेव्स आई थी, सिर्फ पी वेव्स आई थी। अब इनर कोर तो टोटली लिक्विड होना चाहिए, पर हमने देखा पी वेव्स की एकदम से स्पीड बढ़ गई, पी वेव्स की एकदम से स्पीड बढ़ गई। अब भाई हम भरा गए कि ऐसा क्यों, यहाँ पे तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पे स्पीड बढ़ गई, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इनर कोर सॉलिड है। अब देखो रीजंस क्या है, इनर कोर सॉलिड क्यों होता है। टेम्परेचर नो डाउट मैक्सिमम रहता है, पर व्हाई, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन दैट इनर कोर इज सॉलिड, कि इतने सारे ऊपर आप देखोगे इतने सारे लेयर्स का प्रेशर बना हुआ है। इसको मैं रेड से बता रहा हूँ, इतने सारे लेयर्स का प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, इतने सारे लेयर्स के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, तो इस वजह से क्या हो गया, प्रेशर की वजह से इनर कोर सॉलिडिफाई होता है। ऊपर सारे इतने सारे लेयर्स का प्रेशर बना। थर्ड, जो इनर कोर है ये मटेरियल किससे बनता है, आयरन प्लस निकल। आयरन प्लस और सिलिकॉन नहीं रहता, इसमें क्या रहता है, आउटर कोर में सिलिकॉन का कंटेंट ज्यादा रहता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, तो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। अब आयरन और निकल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई रहता है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से मेल्ट नहीं होकर सॉलिड ही रहता है। दो फैक्टर्स, एक प्रेशर, ऊपर के सारे लेयर्स के प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर की कंप्रेस होकर सॉलिड ही रहेगा, और फिर इसका मटेरियल आयरन और निकल का है,
तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये आपका पूरा सॉलिड वही बन के बैठा हुआ है। ठीक है, आपका ये मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है तो ये मेल्ट ही नहीं हो पाता जितनी भी गर्मी आ जाए, है ना। अब यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे तो जो 5500 पे जो पी वेव्स एकदम से घूमे, इसको किसने डिस्कवर किया था? लेहमैन। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी नाम है इसका। दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बहुत ही डिटेल में, इससे आगे नहीं आएगा, आप गारंटीड रहिए, इससे आगे किसी भी सेंस में नहीं पूछेगा आपसे यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस वगैरह। सो दिस वाज टोटली द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। इसको मैं उसके थ्रू भी थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, पीएनएस वेव्स के थ्रू। ये मान लो आपका अर्थ हो गया, ये आपका कोर हो गया। ठीक है, अब मान लो पी वेव्स को मैं ब्लू से बनाऊंगा। ठीक है, पी वेव्स को मैं ब्लू से बनाऊंगा, एस वेव्स को मैं ब्लैक से बनाऊंगा। तो पी वेव्स बनाता हूँ पहले, यहाँ से पी वेव्स छोड़ी, पी वेव्स आई, देखो पी वेव्स यहाँ पे आके ये यहाँ पे चली गई। ठीक है, पी वेव्स आई, ये गई, ये आई, यहाँ पे चली गई। एस वेव्स को मैं रेड से बनाऊंगा। ठीक है, एस वेव्स को मैं रेड से बनाऊंगा, एस वेव्स, एस वेव्स यहाँ से चली गई, एस वेव्स यहाँ से चली गई, एस वेव्स यहाँ से चली गई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री एंगल से एस वेव्स कितने डिग्री पे मिलेगा हमें? 105 डिग्री पे एस वेव्स मिलेगा। पी वेव्स कहाँ पे मिलेगा हमें? 145 डिग्री पे। तो पी वेव्स का शैडो जोन ज़्यादा रहता है, पी वेव्स का कवरेज ज़्यादा रहता है, शैडो जोन बोलते हैं इसे, पी वेव्स का शैडो जोन ज़्यादा रहता है। यह डायग्राम आपको एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से मिल जाएगी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये चीज़ होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई है ना। पी वेव्स एंड एस वेव्स का ये शैडो डायग्राम है, शैडो डायग्राम को इस वे से किया है। तो हमने ये डिटेल में पूरा इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिस्कस किया है। होपफुली इसमें किसी को कोई डाउट आना नहीं चाहिए, पूरी चीज़ें कवर्ड है इसमें। ठीक है, अब देखो कई बार आपसे प्रीलिम्स वगैरह में पूछता है कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मटेरियल अबंडेंट कौन सा है। ठीक है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मटेरियल कौन सा है? तो देखो ऑक्सीजन, क्रस्ट में बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन। और अर्थ एज अ होल की बात करूं, अर्थ में पूरा क्रस्ट मेटल कोर को मिलाकर तो सबसे ज़्यादा वो क्या है अबंडेंट कौन सा है? आयरन, ऑक्सीजन, सिलिका, फिर एल्यूमिनियम। ये कई बार फिल्म से पूछ लेते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, होपफुली दिस वॉज क्लियर। इसको मिटा देते हैं। अगला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं, ज़्यादा देखिए लंबा लेक्चर्स वगैरह नहीं रखेंगे हम, तो ठीक है अभी वाइंड अप करते हैं, फिर अगले वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, है ना। ठीक है, अगला टॉपिक हम इसके आगे मैं आपको प्रीकर्सर दे दे रहा हूँ क्या करने वाले हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, थर्मल कन्वेक्शन थ्योरी, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर वाइंड अप करते हैं। होपफुली आज की क्लास क्लियर थी। थैंक यू सो मच।